हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना न्यू टॉपिक। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं वन लाइनर के थ्रू, जिससे हमारा इजीली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम इसको आसानी से याद भी रख सकें। देखिए, कंपैरेटिव का मीन क्या होता है। जब हम किसी दो यूनिट, कम्युनिटी, कंट्री, उन दो चीज़ों का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, लाइक दो गवर्नमेंट है, उनका हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति। अब देखते हैं हम इसको वन लाइनर कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद रख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो हाउ मैनी कैटेगरीज हैज डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो डेवलपमेंट है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो याद रखिएगा ये है हमारी तीन कैटेगरी। ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी बिफोर वर्ल्ड वार, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड से पहले की, वर्ल्ड वार सेकंड के पहले से। और सेकंड है हमारी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। थर्ड है हमारी तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान चरण, यानी कि करंट फेज जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कितनी कैटेगरी है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की? वो है तीन, याद रखिएगा। बिफोर वर्ल्ड वार सेकंड, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, और एक ये करंट फेज। ये है कि कौन से चरण में संविधान संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि इन विच फेज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन सा फेज था? ये था हमारा बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें कंपैरेटिव स्टडी किस किस की जाती थी? कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन। देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर शासन के बीच तुलना करने का प्रयास कौन से फेज में किया गया? यानी कि कंपेयर रिजीम बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। तो ये कब किया गया? ये किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि विकासशील देशों का अध्ययन स्टडी जो की गई वो कौन से उसमें की गई? ये की गई हमारा जो करंट फेज चलता है उसमें, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जो वर्तमान चरण है उसमें किस चीज की स्टडी की जाती है? उसमें डेवलपिंग कंट्रीज की जाती है, यानी कि विकासशील देशों की। द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का आधार हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है हमें अरस्तु के चिंतन में। अरस्तु ने कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया था? ये किया था 158। अरस्तु ने कितने शासन प्रणालियों के बीच तुलना करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि राजतंत्र का शासन सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्होंने कितनी शासन प्रणालियों की स्टडी की थी? 6 की। याद रखिएगा। राज्य कला और शासन कला के अध्ययन पर किसने जोर दिया? यानी कि एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। तो ये कौन थे? ये थे मैकियावेली। शासन प्रणालियों एवं भौगोलिक कारकों के बीच तुलना करने का प्रयास किसने किया था? ये किया था मोंटेस्क्यू ने। इनके की पॉइंट याद रखिएगा। कंपेयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। तो ये कौन थे? ये मोंटेस्क्यू थे। और जिन्होंने स्टडी ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस पर स्टडी की थी वो कौन थे? वो मैकियावेली थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शासन प्रणालियों एवं भौगोलिक कारकों के बीच तुलना का अध्ययन किस पुस्तक में किया था? देखिए, जो ये गवर्नेंस एंड जो जियोग्राफिकल जो फैक्टर थे उनकी स्टडी मोंटेस्क्यू ने किस बुक में की थी? तो याद रखिएगा, यह है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू स्टडी द कंपैरिजन बिटवीन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी कि स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन का तुलनात्मक स्टडी किसमें की गई थी? तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें किस चीज की स्टडी गई थी? स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक आंकड़ों पर, यानी सेकेंडरी डाटा पर जो बेस होता है अप्रोच, वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है परंपरागत, यानी कि परंपरागत अप्रोच, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पर डेटा कैसे लिया जाता है? सेकेंडरी डेटा लिया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने क्या किया था? 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी। तो कैसा डेटा लेना पड़ेगा? जब हम 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे तो हमें सेकेंडरी डेटा लेना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सेकेंड फेज, ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, यानी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। इस चरण को क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच का नाम भी दिया जाता है, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का चरण है हम उसे इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच भी बोल सकते हैं। इसमें क्या किया गया? देखिए, फर्स्ट में ओनली संविधान का
संविधान की स्टडी की, इसमें संविधान और सरकार दोनों का कंपेयर स्टडी की गई। अब इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स और नेम देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है जेम्स ब्राइस, इनकी बुक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921। सेकंड है हरमन फाइनर, इनकी बुक का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1949। थर्ड है कार्ल जे फेडरिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1968। रॉबर्ट माइकल्स, पॉलिटिकल पार्टीज 1911। मॉरिस डुवर्जल, पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज, हरमन फाइनन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, कार्ल जे फेडरिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज, मॉरिस डुवर्जर पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। अब ये याद रखिएगा, रॉबर्ट मिशेल्स की और मॉरिस डुवर्जर की बुक का दोनों का नाम पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन डेट याद रखिएगा, पहले रॉबर्ट मिशेल्स की 1911 में आई, देन मॉरिस डुवर्जर की 1954 में आई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल प्रोसेस या ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर जो कंपैरेटिव स्टडी की वो कौन से अप्रोच में की गई, वो थी हमारी मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण। प्राइमरी आंकड़ों पर आधारित मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो हमें कैसा डेटा लेना पड़ेगा, प्राइमरी डेटा लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और हमें डेटा कैसा लेना होता है, प्राइमरी डेटा लेना होता है। परंपरागत उपागम के अंतर्गत औपचारिक, वैधानिक, संस्थागत उपागम से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं, ये हैं विल्सन और डाइसी। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें जो फॉर्मल और लीगल इंस्टीट्यूशन जो अप्रोच थे उनसे रिलेटेड ये हैं विल्सन और डाइसी, इनका याद रखिएगा। और कंटेम्प्रेरी जो विचारक हैं यानी कि जो समकालीन विचारक हैं, इनके नाम है कार्टर, हर्ज और न्यूमैन। नेक्स्ट है हमारा जीन विलेंडेल, इन्होंने क्या बोला कि 1914 से पहले ही तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने दो रूप लिए। फर्स्ट कौन सा लिया इन्होंने, 18वीं सदी के मध्य तक पहला मुख्य दृष्टिकोण यानी कि मेन जो अप्रोच था वो कैसा था, आइडियलिस्ट और फिलोसफी यानी कि आदर्शवादी और दार्शनिक था। सेकंड इन्होंने बताया कि 18वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 18th सेंचुरी के मिडिल में 1914 तक ये कैसा हो गया, ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण। अब ये याद रखिएगा जीन विलेंडेल ने क्या बोला, कंपैरेटिव स्टडी के दो रूप बताए और कैसे कैसे बताए। फर्स्ट वाला आइडियल और फिलोसफी और सेकंड वाला लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट है हमारा कि ये विलेंडोल जो है इन्होंने क्या बोला, मोंटेस्क्यू दो चरणों के बीच की कड़ी थी, यानी कि इन्होंने जो दो चरण बताइए तो मोंटेस्क्यू को क्या बोला कि ये इनके बीच की एक कड़ी थी। यानी कि मोंटेस्क्यू ने जो संवैधानिक शासन के विभिन्न परिणामों को समझने के लिए यानी कि जो ज्योग्राफिकल स्टडी की थी मोंटेस्क्यू ने, तो वो किस टाइम की थी, 18th सेंचुरी के बीच में। अब देखिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच डिफरेंस किसने किया, ये किया रॉय मैक्रिडिस 1995 में। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच डिफरेंस किसने बताया, रॉय मैक्रिडिस 1995 में। अब देखते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी, ये किसने दी, ये डेविड ईस्टन ने दी। इसमें इन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स को एक सिस्टेमेटिक एक्सप्लेन किया है इन्होंने। डेविड ईस्टन ने किस चीज में किया है, अपनी जनरल सिस्टम थ्योरी में। समाज और राजनीति का जो एक सिस्टेमेटिक स्टडी की है तो वो डेविड ईस्टन ने अपनी जनरल सिस्टम थ्योरी में की है। अब देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर। एलन ए वॉल का तर्क है यानी कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा समाज के दृष्टिकोण, विश्वास और भावनाओं और मूल्यों से बनी है। यानी कि द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ए सोसाइटी, एटीट्यूड, बिलीफ, सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूज, जो राजनीतिक व्यवस्था और अराजनीतिक मुद्दों से संबंधित है, यानी कि दैट रिलेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड नॉन पॉलिटिकल इशूज। ये किसकी डेफिनेशन है, यह है एलन ए वॉल की। नेक्स्ट है गैब्रियल आलमंड, इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का इनटू मॉडर्न पॉलिटिकल स्टडीज इन हिज आर्टिकल। इनका आर्टिकल का नाम क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम 1956। अब देखते हैं सिविक कल्चर। 1963 में आलमंड और बर्बर का द सिविक कल्चर राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण का
का पहला व्यवस्थित अध्ययन बन गया, यानी कि आलमंड एंड वर्बा स्टडी द सिविक कल्चर इन 1963 बिकम द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। इन्होंने कितने कंट्री की स्टडी की? इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया 5 कंट्रीज का, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको और इटली। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है कि आलमंड एंड वर्बा ने कितने कंट्रीज की कंपैरेटिव एनालिसिस किया, तो ये याद रखिएगा ये 5 का क्या इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको और इटली। इन्होंने कितने टाइप की पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात किया, तो देखिए ये इन्होंने बताया 3 ओरिएंटेशन, यानी कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड एवेल्युएटिव, यानी कि ये जो तीनों टाइप्स हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनको याद रखिएगा, संज्ञानात्मक, प्रभावी और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखते हैं, आलमंड और वर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को वर्गीकृत किया। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी है? पैरोरिकल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पैरोरिकल पॉलिटिकल कल्चर है, इस टाइप की पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, लो अवेयरनेस होती है उनके पास, लो अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशन होती है, और पार्टिसिपेशन भी क्या होता है, लो होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें इस पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, पीपल के पास हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है और एक्सपेक्टेशन होती है, बट उनका पार्टिसिपेशन कैसा होता है, लो होता है। देखिए पैरोरिकल में क्या होता है, सब कुछ लो होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, पार्टिसिपेशन नहीं होता। सब्जेक्टिव में क्या होता है, उनके पास अवेयरनेस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, बट उनका पार्टिसिपेशन कैसा होता है, लो होता है। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, इस मॉडल में पीपल क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है, एक्सपेक्टेशन होती है एंड पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेटरी में उनके पास उन्हें अवेयर भी होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं और अपना पार्टिसिपेशन भी देते हैं वो। ये देखिए ये तीनों टाइप्स यही हैं। इसमें क्या होता है, नागरिक ना तो राजनीति में ज्ञान होता है उन्हें, ना राजनीति में रुचि होती है। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है, मैक्सिको और अफ्रीकी जनजातीय समाज में, मैक्सिको एज वेल एज अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटीज। सेकंड है हमारी सब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है, सिटीजन मोस्टली ओवे बट पार्टिसिपेट लेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जर्मनी, इटली एंड चाइना। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेटरी कल्चर, इसमें सिटीजन अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, और एग्जाम्पल क्या है, यूएसए एंड यूके। अब देखिए पॉलिटिकल कल्चर एंड अप्रोचेस से रिलेटेड हम थिंकर और बुक्स देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स एंड थिंकर्स हैं ये, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हैं गैब्रियल आलमंड, इनकी बुक्स है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया 1960। सेकेंड बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966। थर्ड है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, जो इन्होंने 5 नेशन की स्टडी की थी, और को ऑथर कौन थे इनके, वर्बा। 5 नेशन याद रखिएगा, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको। सेकेंड नंबर पर है लुसियन पाई, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965। सेकेंड है पॉलिटिकल कल्चर रिविजिटेड 1991। देन है सिडनी वर्बा, इनकी बुक का नाम है स्मॉल ग्रुप एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ए स्टडी ऑफ लीडरशिप 1961। सेकेंड है एलाइट्स एंड द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, ए कंपैरिजन ऑफ जापान, स्वीडन एंड द यूएसए। इन्होंने किस चीज़ का कंपैरिजन किया है, जापान, स्वीडन एंड यूएसए 1987, ये सिडनी वर्बा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैमुअल हंटिंगटन, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। ये कब इमर्ज हुआ, 18th सेंचुरी को हुआ। रिएक्शन किसके रिएक्शन में हुआ, मर्केंटिलिज्म, यानी कि ये क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है। एडम स्मिथ क्या है, इसके कंसीडर किया जाते हैं फादर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के। एडम स्मिथ को शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। रिकार्डो ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक लाभ की धारणा को क्या किया, आगे बढ़ाया। डेविड रिकार्डो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमी। दिस अप्रोच बिलीव करता है इकोनॉमिक डिसीजन आर ऑफ फंडामेंटल इंपोर्टेंस टू द स्टेट इन द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि ये जो अप्रोच है ये किस चीज़ में बिलीव करता है, स्टेट की इकोनॉमी में, जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें और इकोनॉमी में। और सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं।
अब ये देखिए डेवलपमेंट थ्योरी लाइक मॉडर्नाइजेशन बाई किसके द्वारा दी गई, टॉलकट पार्सन एंड रोस्टो, एंड डिपेंडेंसी थ्योरी समीर अमीन एजी फ्रैंक, wrote the political economy approach its genes in comparative politics। यानी कि ये जो टॉलकट पार्सन और रोस्टो का आधुनिकीकरण है, समीर अमीन एजी फ्रैंक द्वारा जो निर्भरता सिद्धांत है, इन्होंने क्या क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक चरम पर पहुंचाया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड थिंकर एंड बुक्स। सबसे फर्स्ट नंबर पर है एडम स्मिथ, इनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस याद रखिएगा 1776। सेकंड है द इनविजिबल हैंड, ये दोनों बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सेकंड है डेविड ह्यूम, इनकी बुक का नाम है ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर 1739। सेकंड बुक है इनकी एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1748। जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये थी आज की हमारी कंपैरेटिव की क्लास, वन लाइनर बाय वन लाइनर हमने इसको पढ़ा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट को हमने थ्री भागों मतलब थ्री कैटेगरीज में देखा। एक थी सेकेंड वर्ल्ड वार, एक बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड, एक आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड और एक ये करंट फेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर